Hello guys, I am Praminder. Welcome to my YouTube channel Paris Study Zone. Let's learn something new. So today's our topic is elasticity of demand. So let's start with meaning of elasticity of demand. Elasticity means percentage change in one variable due to percentage change in another variable. सो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मीन्स जब किसी एक वेरिएबल में चेंज आने पर किसी दूसरे वेरिएबल पे चेंज आता है इन परसेंटेज. सो बेसिकली इलास्टिसिटी हमें क्या बताता है कि अपना जो परसेंटेज चेंज कितना आता है किसी एक वेरिएबल पे चेंज आने पर दूसरे वेरिएबल पर. So, the concept of elasticity of demand therefore refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price. So, we can take example of for example किसी चीज़ के प्राइस पे क्या किसी चीज़ के प्राइस में चेंज आया है और उस चेंज के उस प्राइस में चेंज आने पर जो क्वांटिटी पे चेंज आता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज आता है वो क्या होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो अपना जो एक फैक्टर है किसी एक फैक्टर पे चेंज आने पर जो बाकी फैक्टर्स हैं अदर फैक्टर्स हैं उन पे जो चेंज आता है वो हमारा क्या होता है बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी. फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहेगा. ये जो अपना टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. जो नेट या फिर JRF की तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो विथ केयरफुली. नेक्स्ट है अपना जो आज का मेन टॉपिक वो है फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. काइंड ऑफ इलास्टिसिटी में फर्स्ट हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हमारे परसेंटेज चेंज प्राइस पे कितना परसेंट चेंज आता है उससे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है वो हमारा क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको हम एक फॉर्मूले के तरीके से देख सकते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसका एक और फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू. डेल्टा क्यू हमारा क्या है? डेल्टा क्यू मीन्स जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज आता है वो हमारा होता है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी होता है चेंज इन प्राइस. फर्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी देन है चेंज इन प्राइस. पी क्या है हमारा? पी ओरिजिनल प्राइस है. क्यू क्या है हमारा? क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी है. इस फॉर्मूले की मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है अपना टाइप्स या फिर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड. परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है इन्फिनिटी हो जाती है जिनको हम क्या काउंट नहीं कर सकते. इनफाइनाइट चेंज या फिर लार्ज चेंज आ जाता है. बेसिकली ये होता है क्या है व्हेन नो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स ए वेरी लार्ज चेंज और इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा व्हेन नो चेंज इन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया मगर जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या चेंज आ जाता है काफ़ी सारा चेंज आ जाता है या फिर इनफाइनाइट चेंज आ जाता है वो हमारा क्या हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इन दिस केस डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है हमारा जो डिमांड कर्व होता है. लेट्स सी डायग्राम. फर्स्ट है हमारा वाई एक्सिस पर क्या है प्राइस ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड. हमारा ये क्या है डिमांड कर्व डी. ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल है. ये हॉरिजॉन्टल है डिमांड कर्व अपना.
सो इनमें जो अपनी इलास्टिसिटी है वो क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, डिमांड कब क्या होएगा, अपना डिमांड कब होएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट है अपना सेकंड टाइप, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सो जो सेकंड डिग्री परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो हमारा प्राइस है, जो हमारी इलास्टिसिटी वो किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के। सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। इन दिस क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्राइस मूवमेंट। इन दिस केस डिमांड कर्व वुड बी ए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। सो इसमें क्या होता है, जो हमारा इन दिस क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन अनअफेक्टेड, जो क्वांटिटी है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता, प्राइस की मूवमेंट होती रहती है, प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, बट जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या रहती है हमारी, सो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, इसमें क्वांटिटी फिक्स होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। सो हम एक जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होता है। सो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व। और प्राइस जैसे प्राइस P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, बट जो डिमांड है, डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। सो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है अपना इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड मीन्स व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। सो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है इसमें when the change in quantity demanded for a commodity is more than the change in its price। जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है वो क्या होता है, मोर देन चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस से काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, प्राइस जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। जो हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अब डिमांड कर्व देखेंगे, जो अब इसमें डिमांड कर्व होएगा वो क्या होता है, फ्लैटर डिमांड कर्व होएगा। जो आप ग्राफ में भी देख रहे हो ये क्या है, फ्लैटर डिमांड कर्व है। सो प्राइस प्राइस पहले P1 था और क्वांटिटी हम Q0 ले रहे थे, जब डिक्रीज होके P2 हुआ तो फिर हम Q1 क्वांटिटी लेने लग गए। सो प्राइस में तो ये देखो कम चेंज आया है, पर जो क्वांटिटी है इसमें काफ़ी सारा ज़्यादा चेंज आने के कारण जो हमारी इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, मोर देन वन। सो नेक्स्ट है अपना इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपनी क्या होती है, less than 1। So when the change in quantity demanded for a commodity is less than the change in its price, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, जो हमारा डिमांड है उसमें कम चेंज आता है, उतना चेंज नहीं आता जितना प्राइस में आ रहा है। सो इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, स्टीपर डिमांड कर्व होता है। सो उसमें था जो इलास्टिक डिमांड में क्या था, फ्लैटर था, और इन इलास्टिक में क्या होता है, स्टीपर होता है, कि ऐसे इसको स्टेपर डिमांड का वो बोलते हैं। सो जब हमारा प्राइस क्या था, P1 था, प्राइस P1 था और प्राइस फिर डिक्रीज होके P2 हो गया, और अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या थी, Q1 से Q2 हुई, पर प्राइस में देखो काफ़ी सारा ज़्यादा गैप है और क्वांटिटी में कितना माइनर सा। सो ये क्या हो गया, मतलब जो अपनी जितना प्राइस में चेंज आया उतनी अपनी क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। सो इट मीन्स our elasticity is less than 1। so next step ना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सो इलास्टिसिटी इसमें इक्वल टू 1 हो जाती है। इसमें हम ये देखते हैं कि जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आता है। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली द सेम एज चेंज इन इट्स प्राइस, जितना अपनी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही अपनी क्वांटिटी में चेंज आएगा। द डिमांड सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। इन दिस केस डिमांड कर्व वुड बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें डिमांड कर्व क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सो जो अपना प्राइस ये आप देख रहे हैं, अपना डिमांड कर्व है, क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सो इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इक्वल, जो चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो नेक्स्ट स्टेप ना,
मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं अपने प्राइस इलास्टिसिटी के, इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड। सो when a price of commodity rise or falls, the expenditure incurred on this commodity also change। so जब प्राइस पे चेंज आता है, कमोडिटी के प्राइस राइज होता है या फिर फॉल होता है, तो एक्सपेंडिचर पे जो चेंज आता है वो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में हम ये देखेंगे कि प्राइस में राइज और फॉल आने पर जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इसको मार्शल यूनिटी मेथड भी बोलते हैं। सो फर्स्ट है हमारा एक इनको अपन शेड्यूल है हमारा। फर्स्ट टाइम प्राइस पहले 10 था, फिर डिक्रीज हो रहा है, 10, 9, 8, 10 से लेकर ये 1 तक पहुंच जाता है। फिर क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी पहले 10, जब प्राइस 10 था तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे, 1। अगर प्राइस 9 डिक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी हम 2 करने लग गए, फिर 8 हुआ और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई, 3, 7 हुआ प्राइस तो 4 हो गया। ऐसे हमारे जो प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। सो जो हमारा टोटल आउटले कैसे काउंट करते हैं, P इंटू क्यू, P को Q से मल्टीप्लाई करके। सो पहले हमारा प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी और टोटल आउटले था 10। नेक्स्ट अपना 9 हो गया अपना प्राइस और 2 क्वांटिटी होगी, और अपना इनको मल्टीप्लाई करके जो टोटल आउटले आया था वो क्या हो गया, 18। सो ऐसे ही हमारा जो टोटल आउटले में चेंज आ रहा है, पहले ये 10 था, फिर 18 हुआ, फिर 24, फिर 28। ये क्या हो रहा है, जैसे 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 ये देखो प्राइस कम हो रहा है, 10, 9, 8, 7, 6 हो रहा है। ये जो हमारा टोटल आउटले है ये क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्राइस कम होने पर जो हमारा टोटल आउटले है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो तब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पोजीशन क्या थी, ग्रेटर देन 1। जब प्राइस कम होएगा और टोटल अपना एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होएगा, जब इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड टोटल आउटले में, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। सो कुछ टाइम बाद जब प्राइस 6 था और क्वांटिटी 5 थी, 30 हो गया टोटल आउटले, फिर 6 प्राइस हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड 5 होगी, तो हमारा पहले 5 था फिर 6 हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, 30 हो गया। सो ये दोनों केसेस में 30 थी हमारा टोटल आउटले, ये क्या है, कांस्टेंट है। 30 के बाद फिर 30 हो गए, तो ये क्या कांस्टेंट हो गया, कोई चेंज नहीं आया, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है अपना प्राइस तो कम हो रहा है, 5 के बाद 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, और क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, 7, 8, 9, 10। और जो हमारा टोटल आउटले वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लग गया। 30 के बाद 28 हुआ, फिर 24, फिर 18, फिर 10 हो गया। सो जो हमारी, क्योंकि ये सेम जो प्राइस है, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है और टोटल आउटले भी क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। सो ये सेम केस, ये दोनों सेम पोजीशन में चलने लग गए। इससे ये शो हो रहा है कि पहले केस में तो प्राइस इंक्रीज हुआ था और टोटल आउटले, जो टोटल अपना एक्सपेंडिचर था वो क्या हो रहा था, वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो फर्स्ट केस हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। सेकंड में ये क्या कांस्टेंट हो गए थे, पहले भी 30 था, फिर 30 हो गया, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 जब कांस्टेंट हो गया अपना टोटल एक्सपेंडिचर। फिर क्या हुआ, प्राइस कम, प्राइस तो ये देखो 30 के बाद 4, 3, 2, 1 जब प्राइस कम हो रहा था, अपना एक्सपेंडिचर भी क्या कम होने लग गया, 28, 24, 18, 10 हो गया। सो प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। सो इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी अपनी, लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगी। सो ये 3 केस थे हमारे। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक और डायग्राम है, चेंज इन इस टेबल में हमने ये बताया कि टाइप ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह की होती है टोटल एक्सपेंडिचर में, और चेंज इन प्राइस के चेंज आने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या चेंज आ रहा है। फॉल इन प्राइस, पहले प्राइस फॉल हुआ था, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा,
कांस्टेंट रहेगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। फिर राइज इन प्राइस हुआ तो तभी अपना जो टोटल आउटले है वो क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। फिर सेकंड केस आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, तब क्या होएगा, इसमें क्या था डायरेक्ट रिलेशनशिप था, प्राइस भी फॉल होएगा टोटल आउटले भी फॉल होएगा, प्राइस राइज होएगा तो टोटल आउटले भी राइज होएगा। नेक्स्ट है अपना इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1, तब क्या होएगा, प्राइस फॉल होने पर टोटल आउटले राइज हो जाएगा और प्राइस राइज होने पर टोटल आउटले फॉल हो जाएगा। ये हमारा था एक टेबल जिससे हमें ये पता चलता है कि कब प्राइस के चेंज आने पर टोटल आउटले पे क्या चेंज आता है और हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी। बेसिकली आप एक चीज़ याद रख सकते हो, एक केस याद रखना पड़ेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होएगा प्राइस एंड टोटल आउटले में। प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस बनता है। सेकंड केस आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा कि ये इसके इन्वर्स है, ये इनमें तो इन्वर्स रिलेशनशिप है और प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। नेक्स्ट है अपना, इसको एक डायग्राम के थ्रू शो की है। फर्स्ट अपना when the price decreases from OP3 to OP2। अपना जो है इसमें फर्स्ट है प्राइस दिया है, P से P1 हुआ, फिर P2 हुआ, फिर P3, नीचे हमारा क्वांटिटी है OQ2 OQ फिर OQ1। ये हम देखते हैं कि हम इसमें हमने तीनों जो सिचुएशन है इलास्टिसिटी वाली इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन वाली, इनको हम डायग्रामेटिकली शो किया है। फर्स्ट हमारा व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम OP3 टू OP2। जब प्राइस हमारा पहले OP3 था और जब फिर डिक्रीज होके कितना हुआ, OP2 हुआ, तो हमारा जो टोटल आउटले वो क्या करने लग गया, जब प्राइस OP3 से डिक्रीज हो रहा है OP2 पे, तो हमारा टोटल आउटले क्या राइज करेगा फ्रॉम OQ2 लेके OQ21 तक। हमारा जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इस केस में जो यूटी है हमारा वो यूटी है हमारा इतना, पहले इतना था हमारा OQ2 था, फिर OQ1 हो गया। यूटी हमारा क्या शो कर रहा है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इस केस में इलास्टिसिटी क्या है, जितना हमारा ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, हमने डिग्रीज में डिस्कस किया था कि जब जितना हमारा प्राइस बढ़ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी पे असर पड़ता है कि क्वांटिटी मोर देन चेंज इन प्राइस इंक्रीज होती है। जितना हमारा प्राइस में इफेक्ट पड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमारी क्वांटिटी में पड़ता है। प्राइस में तो ये देखो इतना सारा इफेक्ट पड़ा और क्वांटिटी में इतना सारा पड़ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट अपना कंसीडर ए प्राइस राइज फ्रॉम OP1 टू OP2। नेक्स्ट अपना जो प्राइस क्या हुआ सेकंड केस में OP1 से OP2 हुआ, जब प्राइस अपना OP1 से OP2 हुआ तो इन दिस केस टोटल आउटले इज कांस्टेंट। OP1 था पहले और अपनी डिमांड कितनी थी, OQ2 थी। जो हमारी डिमांड है वो क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा, जब प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ OP1 टू OP1 से हमारा जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, थर्ड केस में डिक्रीज हो गया। OP1 से हमारा प्राइस डिक्रीज होके OP हो गया। द टोटल आउटले ऑल्सो डिक्रीज, टोटल आउटले भी डिक्रीज करने लगी OQ1 थी पहले, फिर कितनी होगी OQ1 से OQ होगी, पहले OQ1 थी, पहले इतनी थी हमारी OQ1 थी, फिर क्या होगी OQ होगी। प्राइस जो हमारी ये देखो ये डिक्रीज होगी। अब क्या हो जाएगा,
पहले हमारा इतना सारा चेंज आया था, फिर इतना आ गया। सो इससे हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 हो जाएगी। सो इलास्टिसिटी में 1 कब होगी, जब प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। सो अब हमारा डिमांड कितना हो गया, OQ1 से OQ हो गया। नेक्स्ट है अपना सेकंड मेथड, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम क्या देखते हैं कि एज पर दिस मेथड प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस। कि डिमांड में चेंज आने पर जो प्रपोर्शन चेंज इन प्राइस आता है वो हमारा होता है परसेंटेज मेथड। सो वी कैन सी दिस फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी ऐसे काउंट करेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। सो ऐसे हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस काउंट कर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है अपना एक और फॉर्मूला, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। सो जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी की जब हमने इंट्रो की थी। सो नेक्स्ट है अपना इसके जरिए, ये हमारा सेकंड मेथड है, इसके थ्रू भी हम अपनी इलास्टिसिटी को, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड अपना मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। थर्ड मेथड में हम क्या देखते हैं, इलास्टिसिटी मेजर एट ए पॉइंट ऑन डिमांड कर्व नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी को अपन पॉइंट्स के थ्रू जो डिमांड कर्व वे कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो पॉइंट इलास्टिसिटी को हम स्ट्रेट लाइन पर, डिमांड कर्व के स्ट्रेट लाइन पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड करने पर हमारी इलास्टिसिटी आ जाती है। सो लेट्स सी फिगर। फर्स्ट है हमारा ये डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट में जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। सेकंड में, सेकंड पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। थर्ड में इलास्टिसिटी इक्वल होती है। फोर्थ में इलास्टिसिटी लेस देन 1। फिफ्थ में होती है हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। सो 5 पॉइंट होते हैं हमारे, इससे हम पॉइंट इलास्टिसिटी के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का। सो ऊपर वाला अपर सेगमेंट है, नीचे वाला क्या है, लोअर सेगमेंट। नेक्स्ट करते हैं अपना फोर्थ मेथड, आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या होता है, आर्क इज ए पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए डिमांड कर्व। आर्क क्या होता है, 2 पॉइंट, जो पोर्शन होता है 2 पॉइंट्स के बिटवीन ऑन डिमांड कर्व। सो ये हमारा इन ग्राफ डिमांड कर्व है। इस जो ये क्या होता है, हाइपरबोला, ये इसको बोलते हैं हाइपरबोला डिमांड कर्व में होता है ये। सो जो हमारे जो 2 पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आर्क बन जाएगा। ए बी पॉइंट क्या है, हमारा आर्क है। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट से हमारा आर्क बन रहा है। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हेयर वी यूज मिड पॉइंट। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, फिर प्लस डेल्टा पी, देन डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2। सो इनको होल ब्रैकेट में कवर करेंगे। सो नेक्स्ट इनको सॉर्ट आउट करके हमें क्या आएगा, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें
कैलकुलेट कर सकते हैं आर्क मेथड के थ्रू। सो आर्क मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा क्या हो जाता है, ये लिमिटेशन है पॉइंट इलास्टिसिटी, जब जो हमने सेकंड मेथड किया है कि और परसेंटेज मेथड सेकंड और थर्ड मेथड की लिमिटेशन है, ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब यूजफुल माइनर चेंज इफ मेजर चेंज देन आर्क मेथड। अगर माइनर चेंज आया तो हम क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज मेथड। अगर मेजर चेंज काफ़ी से ज़्यादा चेंज आ गया तो हम क्या यूज़ करेंगे, देन वी विल यूज़ आर्क मेथड। सो नेक्स्ट है अपना लास्ट मेथड रेवेन्यू मेथड। सो रेवेन्यू मेथड में क्या करते हैं, एज पर रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर। सो ए आर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू, और एम आर इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। सो एम आर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टी आर टू माइनस टी आर वन, और ए आर टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने वाला है कि एम आर को काउंट हम करते हैं, एम आर इज इक्वल टू प्राइस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम इसके थ्रू काउंट करते हैं एम आर को। अगर ये कुछ अपने पॉइंट्स है याद रखने वाले, जब ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, जब ईडी हमारी वन है और एम आर कितना होएगा, जीरो। सो वो हम किससे काउंट करेंगे, एम आर जीरो है तो ये हमें ये इस फॉर्मूला से पता लगता है एम आर वाले से, एम आर इज इक्वल टू पी वन माइनस वन डिवाइड ई डी। सो हम पुट करके भी देख सकते हैं, अगर हमारा जो पी है, सपोज पी हमारा 2 है और 1 माइनस वन, और इलास्टिसिटी हमारी क्या है, 1 ही है। सो 1 डिवाइड बाय 1 ये कट होके 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सो ई डी 1 है तो एम आर कितना होएगा, 0। सो ऐसे ये बाकी सारे केसेस में भी ई डी जब क्या है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो एम आर क्या होएगा, पॉजिटिव। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो एम आर क्या होएगा, नेगेटिव। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है तो एम आर एंड ए आर कोइंसाइड, सो इनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, अगर 0 है तो क्या होएगा, गैप बिटवीन ए आर एंड एम आर क्या हो जाएगा, वाइडन। सो इसमें इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। व्हेन ई डी इज इक्वल टू 1 और एम आर, जब ई डी की क्या पोजीशन होएगी, इलास्टिसिटी क्या होएगी और एम आर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये हम इस फॉर्मूले के ज़रिए पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मेनली कवर्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो अगर आपने इससे पहले एक डिमांड एनालिसिस पे वीडियो बनी थी वो नहीं देखा लेक्चर, तो वो भी देख सकते हो, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस बेल आइकन।